नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे सुधार करने का प्रयास करता है और उसके सुधारों पर जो बर्नी का कैटेगराइजेशन है वह भी हमने देखा। बर्नी 5 तरह के सुधार बताते हैं और उन सुधारों में हमने देखा कि जो राजधानी का ट्रांसफर किया गया और जो सांकेतिक मुद्रा जारी की गई वह किस प्रकार से जारी हुआ, या वह सब कुछ किस प्रकार से हुआ, क्या आधार था जिस पे डिपेंड होकर मोहम्मद बिन तुगलक वह नीतियां अपनाता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक को इन सुधारों की आवश्यकता क्या थी, क्यों वह सुधार करना चाह रहा था, या प्रेरणा स्रोत क्या थे जिनके आधारों पर वह सुधार करना चाह रहा था। तो यहाँ आप अंतर समझिएगा। एक तो उसने सुधार किए थे, उन सुधारों को मतलब पर्टिकुलर जो उसने सुधार किया, जैसे सांकेतिक मुद्रा जारी की, तो उसके पीछे आधार था कि सांकेतिक मुद्रा के पहले उदाहरण उसको मिल रहे थे। आज हम यह समझेंगे कि जो वह सुधार करना चाह रहा था वह सुधार करना ही क्यों चाह रहा था, मतलब उसके लिए जो उसका पर्सनल मोटिवेशन था वह क्यों था सुधार करने के प्रति। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। लिंक के माध्यम से आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की जो भी नीतियां हैं उनका आधार क्या है। सबसे पहले उसके ऐतिहासिक आधार हमने देखे थे, लेकिन ऐतिहासिक आधारों में आज जो हम देखेंगे वह यह समझेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक को जो सुधार करने की प्रेरणा मिली थी वह किस प्रकार से मिली थी। तो उससे पहले उसको ऐसे बहुत सारे लीडर मिले थे जो सुधार करना चाह रहे थे। उन सुधारक लीडर्स को यह अपना आदर्श मानता था, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर यह भारत में आक्रमण करता है और भारत में एक साम्राज्यिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है। यह जो अलेक्जेंडर था यह दिखाता था कि जो राजा की व्यक्तिगत शक्ति है, मतलब राजा की पर्सनल पावर जो है वह बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इस बात का जो अनुसरण है वह मोहम्मद बिन तुगलक करता है। वह यह मान लेता है कि राजा का बहुत शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ जो अलेक्जेंडर है यह बहुत सारे सैन्य अभियान करता है, बहुत सारे आक्रमण करता है, बहुत सारे युद्ध लड़ता है। तो इस बात का भी प्रभाव मोहम्मद बिन तुगलक पर पड़ता है। वह यह कोशिश करता है कि वह भी बहुत सारे सैन्य अभियान करेगा, बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार करेगा, और ओवरऑल जो उसका साम्राज्य है जब वह बहुत विस्तृत क्षेत्र पर फैल जाएगा तो उसका जो टैक्स कलेक्शन है वह काफी बढ़ जाएगा। तो अलेक्जेंडर जिस तरह से साम्राज्यवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा था उसी विचारधारा का प्रभाव मोहम्मद बिन तुगलक पर भी पड़ा हुआ था, तो यह उनको फॉलो कर रहा था। दूसरा व्यक्ति जैसे जो गजनवी साम्राज्य था, यह गजनवी साम्राज्य भी अपने साम्राज्यिक विस्तार को अंजाम दे रहा था। यह बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा था। दक्षिण एशिया में भी यह बहुत सारे आक्रमण कर रहा था, बहुत सारा धन लूट रहा था। तो जो आक्रमण करने के बाद जो संपदा बढ़ रही थी, जो धन वह लूट ले रहा था, उससे उसके साम्राज्य की जो व्यवस्थाएं बन रही थी, भारत से धन लूटकर वह ले जाता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो वह प्रेरणा भी इसको मिल रही थी कि अगर हम बहुत सारा धन एकत्र कर ले जाएंगे तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना काफी आसान हो जाएगा। इसीलिए यह दक्षिण भारत में अभियानों को करता है और इसीलिए यह अपनी राजधानी को भी ट्रांसफर करता है। राजधानी को दिल्ली से जब दौलताबाद ट्रांसफर करता है तो इसका मुख्य लक्ष्य यह था कि दिल्ली से वह नियंत्रण नहीं कर पा रहा था दक्षिण भारत पर। अब यह जब दौलताबाद अपनी राजधानी ट्रांसफर कर देगा तो वहां से जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां पर अपना नियंत्रण यह बढ़ा देगा, और जब नियंत्रण बढ़ाएगा तो इसका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा और उससे इसके साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा। तो अपने साम्राज्यिक क्षेत्र का विस्तार करके यह टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहता था। इसको इल्तुतमिश के भी उदाहरण दिखते हैं। इल्तुतमिश यह तुगलक वंश के पहले का ही सुल्तान था और इसने भी दिल्ली में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। आपको अगर याद हो तो यह गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था। इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, यह भी आपको शायद याद हो। तो इल्तुतमिश भी अपनी सैन्य शक्ति का विकास कर रहा था। इसने अपनी सेना में बहुत सारे सुधार किए, सेना को इसने बहुत मजबूत किया। इससे जो मोहम्मद बिन तुगलक है यह बहुत प्रेरित होता है। यह भी यह सोचता है कि इसकी सैन्य व्यवस्था में वह सुधार करे, बहुत सारे सैन्य परिवर्तन करे, और सैन्य परिवर्तन के माध्यम से भी अपनी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो यह बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल इस्तेमाल करता है। शायद इसकी असफलता के पीछे कारण भी यही है। यह हर व्यक्ति जैसा बनना चाहता है। कभी यह अलेक्जेंडर द ग्रेट बनना चाहता है, कभी यह गजनवी वंश के साम्राज्य के जो लोग हैं उनके जैसा बनना चाहता है, कभी इल्तुतमिश जैसा बनना चाहता है। आगे आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी भी जिस तरह की नीतियां चलाता है उनके जैसा भी यह बनना चाहता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत सारी सैन्य गतिविधियां करता है, बहुत सारे सैन्य अभियान करता है, नए नए क्षेत्रों पर आक्रमण करता है,
और अलाउद्दीन के जो सुधार हैं, स्पेशली जो बाजार व्यवस्था से संबंधित सुधार है, वह सुधार भी इसको प्रेरित करते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन के जो बाजार व्यवस्था के सुधार थे वह सुधार काफी हद तक सफल हुए थे। तो वहां से भी यह प्रेरणा लेता है कि बाजार व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, मूल्य को नियंत्रित करना चाहिए। तो यह सारे सुधार भी लागू करना चाहता है। वही जो मंगोल शासक है कुबलई खान, उससे भी यह प्रेरणा लेता है। जैसे कुबलई खान ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और जो चीन में युआन राजवंश है उसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो मंगोलों का जो शासन है वह किस प्रकार से बढ़ रहा था, उससे भी यह प्रेरणा ले रहा था। यह हर किसी को फॉलो करके अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करना चाहता था। तो जो कमी आपको समझ में आ रही होगी, यह कई सारे लोगों जैसा बनना चाह रहा था। अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं पर इसने ध्यान ना देकर जो दूसरे की उपलब्धियां हैं, जैसे जो अलाउद्दीन की उपलब्धियां हैं, जो इल्तुतमिश की उपलब्धियां हैं, जो गजनवी वंश के शासकों की उपलब्धियां हैं, अलेक्जेंडर की उपलब्धियां हैं, उनके जैसी उपलब्धियां यह पाना चाहता था। मतलब एग्जाम में यह रिजल्ट पाना चाहता था। एग्जाम का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को यह कंप्लीट नहीं करना चाहता था, यह सिर्फ रिजल्ट ही चाहता था। तो इसके वजह से भी यह अपने कार्यों में असफल होता है। यहां से भी आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि भले ही व्यक्तिगत योग्यता बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वह प्रोसेस को पूरा नहीं कर पा रहा है, वह सिर्फ रिजल्ट पर फोकस है, तो अंततः क्या होगा, वह फेल कर जाएगा। और एक बड़ा कारण बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक लगातार फेल करता जाएगा। वह जितनी भी नीतियां बनाएगा, उस नीतियों का जो अंतिम लक्ष्य है कि वह अपनी जो व्यक्तिगत पोजीशन है उसको काफी इनहेंस करना चाहता है। वह पहले के जो बड़े सम्राट हैं या पहले के जो बड़े शासक हैं जिन्होंने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है, उनके जैसा बनना चाह रहा है। तो बड़े कारण हमको दिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के पीछे। इसी के साथ साथ जो पार्थियन साम्राज्य है, रोम साम्राज्य है, वहां के उदाहरण भी यह लेता है, क्योंकि वहां के लोगों ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बहुत सारी व्यापारिक नीतियां चलाई थी, नेटवर्क का विस्तार किया था, बहुत सारे व्यापारिक मार्गों का विस्तार किया था। जो सांस्कृतिक विस्तार है वह भी हमको दिखता है, खास करके रोम के साम्राज्य से। तो वह सब कुछ करके यह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को, अपनी राज्य व्यवस्था को काफी मजबूत करते हैं। स्पेशली जब हम रोम की बात करते हैं तो वहां का जो व्यापार नेटवर्क है वह बहुत मजबूत था, तो उसकी भी यह प्रेरणा लेता है। इसके साथ साथ जो गौरी वंश है वह भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, और गौरी वंश के साथ जो मुस्लिम साम्राज्य की नींव है, मतलब जो मुस्लिम शासन व्यवस्था की नींव है, वह भी यह स्थापित करना चाहता था। क्योंकि देवगिरी को इसने इसीलिए चुना था। बाद में देवगिरी में ही बहमनी साम्राज्य का उदय होता है, मतलब वह एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है, मुस्लिम केंद्रित क्षेत्र होता है। तो खुद को धार्मिक नेता के रूप में प्रदर्शित करने के लिए भी यह राजधानी को ट्रांसफर करता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको यह फॉलो करता है और हर किसी के जैसा बनना चाहता है, और अंततः फेल कर जाता है। इसी क्रम में अब हम समझेंगे कि इसने दुआब में कर की वृद्धि की थी और एडवांस टैक्स का सिस्टम चालू किया था। यह व्यवस्था किस हद तक सफल होती है यह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसने किया क्या, जो दुआब का क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत सारा कृषि कर लगा दिया। इससे पहले हमने अलाउद्दीन के शासनकाल में देखा था कि टैक्स कलेक्शन का रेट काफी हाई था, लेकिन वहां पर टैक्स कलेक्शन का एक अच्छा सिस्टम डेवलप था। इसने टैक्स कलेक्शन का रेट तो बढ़ा दिया, लेकिन उस तरह का सिस्टम यह नहीं बना पाया। लेकिन उसके साथ साथ इसने एडवांस टैक्स का सिस्टम भी लागू कर दिया, मतलब किसान पहले से ही टैक्स जमा करे एडवांस में, उस सिस्टम को भी इसने विकसित कर दिया। इससे जो किसान है उन पर बहुत दबाव पड़ा, और बर्नी जैसे इतिहासकार भी इसकी आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि अपनी फसल का एक अच्छा खासा हिस्सा पहले से ही किसान दे रहे थे, और एडवांस टैक्स लगाकर यह अग्रिम कर ले रहा था। वह एक अलग से दबाव बन रहा था किसानों पर, मतलब किसानों से ज्यादा यह टैक्स कलेक्ट कर रहा था। और जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, जैसे इसने मुद्रा व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया, तो उस मुद्रा व्यवस्था के इंट्रोड्यूस के बाद जो बाजार व्यवस्था थी वह और ज्यादा विफल हो गई, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा इसने जारी की और सांकेतिक मुद्रा पूरी तरह से फेल कर गई। और जब सांकेतिक मुद्रा फेल की तो लोगों ने जो भौतिक धन था, मतलब जो धातु मुद्रा थी, उसका भी अपने पास संग्रहण कर लिया, उसको भी अपने पास स्टोर कर लिया। तो पूरी बाजार व्यवस्था में जो मुद्रा थी उसकी काफी ज्यादा कमी हो गई। तो अंततः हुआ क्या, बाजार व्यवस्था ही फेल कर गई। और यह कर क्या रहा है, एक तरफ यह कर बढ़ा रहा है, मतलब जो बाजार व्यवस्था है वह फेल कर रही है, और दूसरी तरफ यह एडवांस टैक्स ले रहा है और अपने कर को लगातार बढ़ाता जा रहा है। धीरे धीरे जो किसान है वह इससे बहुत नाराज होते हैं, और धीरे धीरे वह विद्रोह करना चालू कर देते हैं। पूरे साम्राज्य की व्यवस्था में अव्यवस्था फैल जाती है और विद्रोह लगातार होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो
इनका काल है उसमें लगभग 22 विद्रोह, मतलब जो साक्ष्यों के साथ हमको मिलते हैं 22 विद्रोह, वह विद्रोह हमको मिलेंगे। तो बहुत सारे विद्रोह होंगे, क्योंकि जो यह व्यवस्थाएं अपनाएगा उससे जो आम जनता है उनको भी लाभ नहीं होगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उनको भी लाभ नहीं होगा, और धीरे धीरे जो असंतोष है वह प्रजा में भी बढ़ेगा, और राज्य के अंदर जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनमें भी यह असंतोष बढ़ेगा। तो अग्रिम कर की व्यवस्था से किसानों के बीच जो असंतोष है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और किसानों में आप ध्यान रखेंगे कि एक तो आपके हो गए किसान मजदूर, दूसरे जो आपके किसान ऐसे हैं जो जमींदारी व्यवस्था जैसे किसान हैं, मतलब जो बड़े किसान हैं, इनके पास अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि लठायत इनके पास होते हैं। तो यह जब विद्रोह करेंगे तो यह शक्ति के साथ विद्रोह करेंगे, मतलब सिर्फ विरोध नहीं करेंगे बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। तो इन सब कारणों से जो इसका शासनकाल है वह बहुत विवादित हो जाता है। बहुत सारा जो टैक्स कलेक्शन यह करना चाहता है वह अंततः सफल नहीं हो पाता है। यही बात जियाउद्दीन बर्नी भी करते हैं। वह कहते हैं कि 100% के आसपास इसने टैक्स बढ़ा दिया, मतलब टैक्स को लगभग इसने दुगना कर दिया, और टैक्स अब जो वसूला जा रहा है वह बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है। किसान लगातार विरोध करने लगे हैं, तो आय किसानों की बढ़ नहीं रही है और टैक्स यह बढ़ा रहा है। टैक्स से किसानों में विद्रोह पैदा हो रहा है। तो हमको यह समझना होगा कि दुआब में इसने कर वृद्धि क्यों की, क्योंकि जो इसकी व्यवस्थाएं वह फेल कर रही हैं। तो कारण हमको हर व्यवस्था के पीछे देखना होगा कि क्यों यह व्यवस्था लागू करना चाह रहा था। तो दुआब में कर वृद्धि करता है, उसके पीछे कारण क्या है। दुआब को आप पहले समझ लीजिए कि जो गंगा यमुना का उपजाऊ क्षेत्र है, मतलब गंगा नदी और यमुना नदी के जो उपजाऊ क्षेत्र है उसी को कहेंगे दोआब। तो मुख्यतः जब हम बात कर रहे हैं गंगा यमुना दोआब की, वैसे दोआब उन क्षेत्रों को कहेंगे जो उपजाऊ नदियों के क्षेत्र हैं, उनको दोआब कहा जाता है। तो जो गंगा यमुना का दोआब है बेसिकली हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वहां पर यह टैक्स कलेक्शन बढ़ाता है, टैक्स का रेट बढ़ाता है। और दरअसल यह क्या करना चाह रहा है कि जो आर्थिक संकट है, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इशू है, उनको यह दूर करने की कोशिश कर रहा है। यह खुरासन के क्षेत्र में आक्रमण करेगा, कराचीन का अभियान करेगा, वहां पर इसका बहुत सारा धन खर्चा होगा। राजधानी को ट्रांसफर करेगा, वहां पर भी बहुत सारा धन खर्चा होगा। दक्षिण पर नियंत्रण का प्रयास करेगा, वहां पर भी बहुत सारा धन खर्चा होगा। तो अपनी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है उसको बनाए रखने के लिए, अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसको एक रास्ता दिखता है कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ा दिया जाए। लेकिन यह बात यह नहीं समझ पाता है कि उत्पादन बढ़ेगा तब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, तब लोगों के पास टैक्स देने के लिए होना चाहिए, तभी टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। तो आर्थिक संकट जो था उस संकट को इसने ध्यान में रखा और इसने कोशिश की कि जो यह सैन्य अभियान कर रहा है उसके लिए अगर यह टैक्स को बढ़ा देगा तो उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था, इकोनॉमिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका था, जो मुद्रा व्यवस्था है वह भी डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो इसका यह पूरा जो प्रोग्राम था, यह टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर आर्थिक संकट से उबर जाएगा और जो संसाधन चाहिए इसको युद्धों के लिए उसको यह जुटा पाएगा। वह सब कुछ फेल कर जाता है क्योंकि यह बहुत सारे सैन्य अभियान कर रहा था, युद्ध कर रहा था, राजधानी को ट्रांसफर कर रहा था, खुरासन आक्रमण कर रहा था। तो सबके लिए इसको पैसा चाहिए था। करों में वृद्धि करके यह कोशिश कर रहा था कि इस समस्या से यह निपट पाए, हो पाता नहीं है। फिर क्या है, जो संगठित प्रशासन है और जो कर संग्रह है वह भी फेल करता है। कैसे, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि अलाउद्दीन का जब शासनकाल था तो अलाउद्दीन भी टैक्स का रेट बढ़ाता है, लेकिन अलाउद्दीन ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करता है कि टैक्स का वास्तविक रूप से कलेक्शन हो पाए। यह प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत नहीं करता है लेकिन टैक्स का रेट बढ़ाता है। तो टैक्स जो कलेक्शन होना चाहिए था वह कलेक्शन होता ही नहीं है। किसान, व्यापारी, इन सब पर करों का बोझ बढ़ जाता है। यह सब धीरे धीरे विद्रोह करने लगते हैं। आर्थिक व्यवस्था इसकी पहले से कमजोर है, जो राजकोष है वह पहले से कमजोर है। किसान पर दबाव बढ़ रहा है, सामान्य जनता पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। सब कुछ इसके विपरीत ही हो रहा है और धीरे धीरे सारे लोग इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। और अगेंस्ट होने का एक रीजन भी है, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। किसान दयनीय स्थिति में जा रहे हैं, व्यापारियों के पास उत्पादन पहुंच नहीं रहा क्योंकि प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा है। तो लगातार असंतोष होगा, विद्रोह होगा, आंदोलन होंगे। यह सब कुछ इसके शासनकाल में हमको दिखेगा। आर्थिक संकट यह लगातार बना हुआ है, कृषि व्यवस्था में मंदी लगातार बनी हुई है और धीरे धीरे स्थिति भुखमरी की आ जाएगी। पूरा साम्राज्यिक व्यवस्था ही कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी। अभी ये सारी समस्याएं हैं, इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार है वह भी लगातार बना हुआ था, क्योंकि जो प्रशासनिक पद पर उच्च पद के लोग हैं
यह अपनी आय को घटाना नहीं चाहते थे। तो जो कुछ टैक्स कलेक्शन हो भी रहा था उसमें भ्रष्टाचार एक प्रमुख भूमिका अदा कर रहा था और वह टैक्स कलेक्शन भी राजकोष तक नहीं पहुंच रहा था। तो भ्रष्टाचार, अराजकता, टैक्स का कलेक्शन गलत तरीके से होना, कोई प्रशासनिक व्यवस्था ना होना, यह सब कुछ कारण बन जाता है जिससे यह व्यवस्था पूरी तरीके से फेल कर जाती है। तो जो दुआब में कर वृद्धि इसने की और जो इसने ऐतिहासिक उदाहरणों को अपनाया जिसके जैसा यह बनना चाहता था, इसके साथ यही सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि यह पढ़ा लिखा जाता था और पढ़ा लिखा जाता था तो इसको बहुत सारे लोगों के बारे में ज्ञान था, लेकिन जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है उस रियलिटी को यह नहीं समझ पाता है। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को यह नहीं समझ पाता है और उस कारण से इसकी सारी योजनाएं धीरे धीरे फेल कर जाती है। तो आज हमने यह समझ लिया कि दुआब में कर वृद्धि इसने क्यों की, उसका परिणाम क्या हुआ और जो यह परिवर्तन करना चाह रहा था इसके पीछे जो आदर्श है, मतलब इसके जो व्यक्तिगत आदर्श है जिनके जैसा यह बनना चाह रहा था, वह सारे लोग कौन है। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।